हर इंसान सोचता है कि वो लॉजिकल है और ज़्यादातर फैसले वो अपने दिमाग से लेता है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या हमारे फैसले सच में दिमाग से होते हैं या फिर दिल से और जज़्बातों से? और दिमाग सिर्फ बाद में उन फैसलों जो लिए गए फैसले हैं उनको जस्टिफ़ाई करता है, नए-नए बहाने बना के। आज मैं इसी सोच पर आपके सामने कुछ तर्क रखूँगा। आइए मिलके इस सवाल का जवाब ढूँढते हैं। मैं हूँ आपका सूत्रधार, जो इसी तरह की सोच को आप तक एक कहानी की तरह लाता है। जरा सोचिए, आप एक दुकान की शेल्फ के सामने खड़े हैं। दो प्रोडक्ट आपके सामने हैं, एक थोड़ा महंगा, एक थोड़ा सस्ता, मगर काम दोनों चीजें सेम करती हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि सस्ता वाला सामान ज्यादा फीचर देता हो। आप कहते हैं मैं लॉजिकल सोचने वाला हूं, तो जो बेस्ट वैल्यू देगा मैं वही लूंगा। लेकिन असलियत में यह ज्यादातर फैसले पहले ही हो चुके होते हैं। आपका सबकॉन्शियस किसी एक साइड पहले ही अपनी मर्जी बना चुका है। फिर वो चाहे इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, क्योंकि आपने उसकी ऐड देखी, या आपके किसी दोस्त के पास है वो चीज़, या फिर घर पे उस सालों से इस्तेमाल की जा रही है। हमारे जज्बात, हमारी आदतें, हमारा सबकॉन्शियस फीलिंग्स पहले ही चुपके से हमारे ज़्यादातर फैसले कर चुका होता है। रीज़न के नाम पे जो जस्टिफिकेशन हम देते हैं, वो बस एक कहानी होती है जो उस चॉइस को सही ठहराने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि ये मजबूत है, या ये सबसे पॉपुलर है। मगर असलियत में किसी भी चीज का चुनाव करने में हम इमोशनली बायस्ड होते हैं। इस चीज को बेहद गहराई से समझाने का काम एक इटालियन थिंकर विल्फ्रेडो परेटो ने किया था 100 साल पहले। उनका कहना था इंसान के ज्यादातर एक्शंस लॉजिकल नहीं होते, बल्कि जज्बात और इंस्टिंक्ट से चलाए जाते हैं। और फिर इंसान उन जज्बातों को कवर करने के लिए लॉजिकल रीजंस बनाता है। परेटो ने लिखा था, ह्यूमन एक्शंस आर इन ग्रेट पार्ट द रिजल्ट ऑफ सेंटिमेंट्स, नॉट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। मतलब हम दिल से चलते हैं और दिमाग उस दिल के फैसलों के लिए रीजनिंग्स बनाता है। परेटो को लोग सबसे ज्यादा एक और कॉन्सेप्ट के लिए जानते हैं, द परेटो प्रिंसिपल, जिसे कॉर्पोरेट में 80-20 रूल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल बताता है कि लाइफ में अक्सर ज्यादातर रिजल्ट्स समान और अनबैलेंस्ड होते हैं। यानी 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से ही आ जाते हैं। परेटो ने यह आइडिया तब ऑब्जर्व किया जब उन्होंने देखा कि इटली के लगभग 80% लैंड या जमीन 20% लोगों के पास थी। बाद में ये पैटर्न बिजनेस, वेल्थ, प्रोडक्टिविटी और डेली या हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी अप्लाई होते दिखा। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पर्सनल एफिशिएंसी गुरुज जो होते हैं, वो 80-20 का प्रिंसिपल एक गोल्डन प्रिंसिपल के तौर पे यूज करते हैं। इस पर मैं विस्तार से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। परेटो प्रिंसिपल उनके नाम का एक रिकॉग्नाइजेबल जूल तो था, लेकिन परेटो का जीनियस सिर्फ इकोनॉमिक्स या नंबर्स में नहीं था। उनका असली डेप्थ इस बात में था कि उन्होंने इंसान के इमोशंस एंड अनकॉन्शियस इंस्टिंक्ट को समझाया। 80-20 से उनकी इमेज को एक मैथमेटिशियन और या इकोनॉमिस्ट के तौर पर बना दिया गया, लेकिन द माइंड एंड सोसाइटी उन्हें एक फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अमर बनाती है। परेटो की जिंदगी भी काफी इंटरेस्टिंग थी। उनका जन्म 15 जुलाई 1848 को पेरिस में हुआ। उनके पिताजी एक इटालियन एरिस्टोक्रेट थे जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एग्जाइल में पेरिस आए थे। उनकी माँ एक फ्रेंच लेडी थी। इस कल्चरल मिक्स ने परेटो के जहन को एक यूनिक रंग दिया। एक तरफ लॉजिकल इंजीनियरिंग माइंड, दूसरी तरफ पॉलिटिकल और सोशल सेंसिटिविटी। परेटो ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स में काम किया और नंबर के सिस्टम उनकी फितरत का हिस्सा बन गए। लेकिन जब उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया तो उन्हें समझ आया कि लोग उतने रैशनल नहीं जितने इकोनॉमिक्स की थ्योरी कहती है। 1897 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लुज़ैन में इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया और 1916 में अपना पहला मास्टरपीस लिखा। माफ कीजिएगा, हो सकता है मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊं, ट्रैट्टातो दी सोशियोलॉजिया जनरले, जो बाद में इंग्लिश में द माइंड एंड सोसाइटी के नाम से आई। इस किताब में उन्होंने ओपनली कहा, इंसान की जिंदगी को समझना है
तो उनके लॉजिकल स्टेटमेंट्स मत देखो, उनके अंदर छुपी हुई उस फीलिंग को देखो, उस इंस्टिंक्ट को देखो जिससे वो डिसीजंस ले रहे हैं। अब समझते हैं उनके कोर कॉन्सेप्ट, लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शंस, इसके बारे में। लॉजिकल एक्शंस वो हैं जहां मीन्स और एंड्स परफेक्टली मैच करते हैं, जैसे प्यास लगी और पानी पिया। नॉन लॉजिकल एक्शंस वो हैं जो कम या ज्यादा होते हैं और जो हमारे जज्बात और इंस्टिंक्ट्स चलाते हैं। जैसे कि इलेक्शन के वक्त आपके सामने एक कैंडिडेट है जो ऑब्जेक्टिवली बेटर है या आप जानते हो, और एक कैंडिडेट है जिसे आपके पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया या वो आपकी जाति या प्रजाति को सपोर्ट करता है। आप उसको वोट देते हो और फिर बोलते हो कि मैं उनको वोट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उनका मैनिफेस्टो स्ट्रांग है। लेकिन असल वजह आप भी जानते हो, लॉयल्टी और ग्रुप बिलोंगिंग है, यानी एक इमोशनल कनेक्ट। परेटो ने कहा इंसान ज्यादातर नॉन लॉजिकल एक्शंस करता है, जिन्हें उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा, रेजिड्यूज और डेरिवेशंस। इंसानी एक्शंस के पीछे जो असली ड्राइवर्स होते हैं उन्हें उन्होंने कहा रेजिड्यूज, और जो कहानियां हम उनको जस्टिफाई करने के लिए बुनते हैं उन्हें कहा डेरिवेशंस। रेजिड्यूज वो डीप साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं जो इंसान के अंदर हमेशा रहते हैं। डेरिवेशंस वो लॉजिकल साउंडिंग एक्सप्लेनेशंस हैं जो हम बाद में बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं तो उसका रेजिड्यू हो सकता है स्टेटस और इज्जत चाहिए, जबकि डेरिवेशन है वो क्या होगा, ये कार सेफ है, रिलायबल है, बेस्ट इंजीनियरिंग है। रेजिड्यू ने अपना एक्शन ट्रिगर किया और आपने स्टेटस के लिए पहले एक चॉइस दिमाग में बना ली कि मुझे इतनी महंगी गाड़ी ही लेनी होगी वरना लोग मुझे कम ना समझने लगे। डेरिवेशंस ने उसे लॉजिकल एक्सेप्टेंस बना दिया कि महंगी है क्योंकि बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है या सेफ्टी लेवल्स को मीट करती है, जबकि असल में उससे कम कॉस्ट की गाड़ी भी आपका पर्पस मीट कर सकती थी। परेटो ने रेजिड्यूज को कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस, नया करने का जज्बा, क्यूरियोसिटी ऑफ इनोवेशन। इससे इसी वजह से हम नए गैजेट्स और एआई टूल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा है परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, स्टेबिलिटी और ट्रेडिशंस को होल्ड करना, इसी वजह से रिचुअल्स और पुराने नॉर्म्स जिंदा रहते हैं। तीसरा है नीड टू एक्सप्रेस सेंटिमेंट्स, अपने जज्बात दिखाने की इच्छा, जो आर्ट और म्यूजिक और आजकल के सोशल मीडिया पोस्ट पे नजर आती है। चौथा है सोशलिटी, ग्रुप बिलोंगिंग और लॉयल्टी, जिसकी वजह से फैंडम्स और हैशटैग्स पॉपुलर होते हैं। पांचवा है इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, अपनी डिग्निटी और सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना। एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है सेक्सुअल रेजिड्यूज, जो इंसान की रिलेशनशिप और फैमिली इंस्टिंक्ट से लिंक होते हैं। इन कैटेगरीज को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए दो सबसे सेंसिटिव टॉपिक्स के साथ एक एक करके समझते हैं कि पॉलिटिक्स और रिलीजन में ये कैसे दिखाई देते हैं। नंबर 1, इंस्टिंक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, नई चीज सीखना, एक्सपेरिमेंट्स करना और इनोवेशन। पॉलिटिक्स में इसका एग्जाम्पल है जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है या बाहर से कोई कैंडिडेट आता है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नया है, लोग कहते हैं उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया या वो नए आइडियाज लाएंगे। इसलिए कई जगहों पे देखने को मिलता है नई पॉलिटिकल पार्टीज आसानी से चुनाव जीतती हैं। उसी तरह रिलीजन में ये तब दिखाई देता है जब लोग मॉडर्न स्पिरिचुअल मूवमेंट्स ज्वाइन करते हैं या पुराने रिचुअल्स को नए वर्जन में अडॉप्ट करते हैं, जैसे पूजा करने के नए तरीके या योगा। आजकल कई रिलीजन्स में योगा एज अ प्रैक्टिस यूज हो रहा है। उसी तरीके से सेकंड कैटेगरी परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, पुरानी चीजों को होल्ड करना, ट्रेडिशन और स्टेबिलिटी से चिपक के रहना। पॉलिटिक्स में कुछ लोग कहते हैं हमारी फैमिली हमेशा इस पार्टी को वोट देती आई है तो हम भी देते हैं। रिलीजन में लोग रिचुअल्स को ब्लाइंडली कंटिन्यू करते हैं, चाहे लॉजिक समझ आए या ना आए, और कहते हैं हमारे एंसेस्टर्स ने किया तो सही होगा।
ये एक नेचुरल रेजिड्यू है जो सोसाइटी को एक कंटिन्यूटी देता है। यहाँ आपको लगेगा कि दोनों रेजिड्यूज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक तरफ इंसान नई चीज की तरफ खींचता है और दूसरी तरफ वो पुरानी चीज को छोड़ नहीं पाता। परेटो का कहना था कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही नेचुरल है। सोसाइटी दोनों फोर्सेस के बैलेंस से चलती है। अगर सिर्फ नॉवेल्टी हो तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और अगर सिर्फ ट्रेडिशन हो तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। 3. नीड टू एक्सप्रेस सेंटिमेंट्स, अपने जज्बात ओपनली दिखाना। पॉलिटिक्स रैलीज में जैसे स्लोगन्स चिल्लाना, फ्लैग्स लहराना इस रेजिड्यू का एग्जाम्पल है। लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग कहते हैं मैं अपने डेमोक्रेटिक राइट्स यूज कर रहा हूँ। रिलीजन में डिवोशनल सॉन्ग्स बजाना, प्रेयर्स करना, फास्टिंग करना या पिलग्रिमेजेस पे जाना इस रेजिड्यू के जरिए होता है। उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग कहते हैं ये तो भक्ति का यही तरीका है, लेकिन असल में उन्हें अपने जज्बात जाहिर करने की नीड होती है। 4. सोशलिटी, बिलोंगिंग, लॉयल्टी और ग्रुप सॉलिडारिटी। पॉलिटिक्स में जैसे एक वोटर अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है चाहे वो कैंडिडेट कितना ही करप्ट हो। उसकी लॉजिकल जस्टिफिकेशन है हमारी आइडियोलॉजी सबसे बेस्ट है, या ये मंत्री हमारी कास्ट को या हमारे रिलीजन को सपोर्ट करता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता। लेकिन असल में वो अपने ग्रुप बिलोंगिंग और लॉयल्टी के रेजिड्यू पे चल रहा होता है। रिलीजन में एक सेक्ट या कम्युनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और दूसरे को रिजेक्ट करते रहना इसी रेजिड्यू का रिजल्ट है, क्योंकि वो अपने रिलीजन और अपने सेक्ट से लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं। 5. इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, अपनी डिग्निटी और सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करना। पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं मैं अपना वोट बेच नहीं सकता, ये मेरी इज्जत का सवाल है। रिलीजन में फास्टिंग, तपस्या या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इसलिए किया जाता है ताकि अपने आप को मॉरली सुपीरियर या प्योर दिखाया जा सके। लॉजिकल जस्टिफिकेशन यही होती है, ये मुझे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है, लेकिन असल में वो सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। 6. सेक्सुअल रेजिड्यूज, फैमिली, रिप्रोडक्शन और रेस कंटिन्यूटी इंस्टिंक्ट। हर सोसाइटी अपनी कंटिन्यूटी यानी नस्ल, लीनिएज को सिक्योर करना चाहती है, इसलिए मैरिज के रूल्स बनाती है, फैमिली वैल्यूज के ऊपर ध्यान देती है और मॉडेस्टी कोड्स बनाए जाते हैं कि कोई ऐसे कपड़े ना पहनो, वैसे ना पहनो। ये सब ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स टू रिप्रोड्यूस और फैमिली प्रोटेक्ट करने की से निकलता है। जैसे पॉलिटिक्स में स्लोगन दिए जाते हैं प्रोटेक्ट, अपने बच्चों को बचाइए, मैं आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए कुछ करूंगा, वो सिर्फ आपकी इस रेजिड्यू को अपील करने के लिए किया जाता है। लॉजिकल जस्टिफिकेशन यही देते हैं, पॉलिसी सोसाइटी में डिसिप्लिन और मॉरलिटी लाएंगी। उसी तरह से बस एज एन एग्जांपल सोच के देखिए, एक पॉलिटिशियन जब ये बोलता है कि मैं फ्री स्कूल लंच प्रोग्राम लाऊंगा या मैं फ्री की एजुकेशन लाऊंगा या फ्री में बच्चों को इस चीज़ की का लाभ दूंगा, ये लॉजिकल लगता है कि वो एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन असल में वो आपके अंदर इस इंस्टिंक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, उससे वोट लेने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अपने बच्चों के सर्वाइवल और ग्रोथ की फिक्र करनी पड़े। उसी प्रकार से रिलीजन में मैरिज, शादी के फिक्स तरीके, अरेंज मैरिज का सिस्टम, इंटरकास्ट या इंटरकास्ट के लिए एक रूल सेक्शन बनाना, ये सब इंश्योर करता है कि फैमिली और कम्युनिटी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंटिन्यू करे। लॉजिकल जस्टिफिकेशन है ये रिचुअल सोसाइटी को डिसिप्लिन देते हैं, मॉरलिटी बना के रखते हैं, लेकिन असल में डीप इंस्टिंक्ट यही है कि वो अपनी नस्ल को, अपनी अपनी प्रजाति को, अपनी जाति को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपको ये कैटेगरी सिंपल शब्दों में बताता हूँ। 1. नई चीज ट्राई करने की आदत। 2. पुरानी को छोड़ ना पाने की आदत। 3. जज्बात ओपनली दिखाना। 4. ग्रुप लॉयल्टी। 5. अपनी इज्जत बचा के रखना। और 6. फैमिली की हिफाजत। परेटो के मुताबिक इंसान हर काम इन्हीं 6 रीजंस के लिए करता है और यही हमारे असली ड्राइवर्स होते हैं। और हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं 6 चीजों को बैलेंस करने की जद्दोजहद में निकाल देता है। इसी प्रकार से जो रेजिड्यूज और जो डेरिवेटिव्स हैं उनको भी एक आसान सा नाम दिया जा सकता है। जैसे रेजिड्यूज हमारे असली जज्बात होते हैं, जो असली ड्राइवर्स हैं जो हमें चलाते हैं, और फिर इंसान
इन इंस्टिंक्ट्स को कवर करने के लिए डेरिवेटिव्स बनाता है। मैं उन्हें बोलता हूँ ऊपर की कहानी। मतलब हम अपने दिल के फैसलों को दिमाग के लॉजिक के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। रेजिड्यूज यानी असली जज्बात वक्त के साथ बदलते नहीं। डेरिवेटिव्स यानी जो रीजनिंग है वो वक्त के साथ बदलती है। इसी किताब का कोट है, द माइंड सीजेस अपॉन डेरिवेशंस विद एविडिटी बट द रेजिड्यूज रिमेन द सेम। यानी दिमाग डेरिवेशंस को जल्दी अपना लेता है लेकिन असली इंस्टिंक्ट यानी हमारी असली जज्बात कभी नहीं बदलते। अब आपके जहन में ये बात आएगी कि मान लिया कि 6 रीजंस हैं जिससे हम जीते हैं, यही असल में हमारे इमोशनल कनेक्ट ही हमको सारे डिसीजंस में हमारी मदद करते हैं, हम इमोशनल हैं तो क्या। अब आप सोचेंगे इस सारी लर्निंग का फायदा क्या है। फायदा है, मैं बताता हूं आपको कि सबसे बड़ा फायदा है, इस किताब का सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, अवेयरनेस। यानी आप जागरूक हो जाते हो जब आपको पता चलता है कि इंसान के डिसीजन ज्यादातर जज्बात और छुपे इंस्टिंक्ट से आते हैं, तो आप तुरंत दो चीजों में बहुत पावरफुल हो जाते हो। पहली चीज, आप अपने खुद के डिसीजंस को समझने लगते हो, कितने इमोशन से ड्रिवन है और कितने लॉजिक से। इससे आप अपने बाइसेस पे कंट्रोल कर सकते हो कि आप एक चीज की तरफ क्यों जा रहे हो। आपको समझ में आता है कि वो लॉजिक की वजह से है या सिर्फ इसलिए कि आप दिल से उस चीज को अच्छा मानते हो, या वो आपकी इन छह में से किसी एक इंस्टिंक्ट को पूरा करता है। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। सोचिए आप एक मॉल में घूम रहे हैं, एक मोबाइल स्टोर के सामने रुकते हैं। आपको मोबाइल की जरूरत भी है उस समय। लेटेस्ट मॉडल का फोन चमक रहा है आप शोरूम शोकेस में। सेल्समैन आपको कहता है, सर इसमें सबसे बेस्ट कैमरा है, सब लोग आपको नोटिस करेंगे। आपके दिमाग में तुरंत एक आवाज आती है, हाँ अगर ये फोन मेरे पास हुआ तो ऑफिस में लोग मुझे सक्सेसफुल मानेंगे, मैं एक एलीट टाइप के ग्रुप का पार्ट बन जाऊंगा। पहले आप दूसरी आवाज सुनते हो, मुझे तो बस व्हाट्सएप और कॉलिंग के लिए ही फोन यूज करना होता है, बहुत से बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए। क्या मैं सिर्फ इज्जत के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ जो कि मेरे पास है, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आपके जहन में ये बात आ जाती है कि लॉजिकली मुझे इतने बड़े फोन की जरूरत, इतने महंगे फोन की जरूरत नहीं। ये मोमेंट परे तो आपको समझाते हैं, यहाँ आप अपने बायस पकड़ रहे हो, आप उनको समझ रहे हो। पहले आपको लगा आप लॉजिक से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में आपका स्टेटस और इज्जत का इमोशन इस डिसीजन को ड्राइव करने लगता है। अवेयरनेस आई और आप अपनी प्रैक्टिकल चॉइसेस, आप मोस्टली, मैं ये नहीं कहता कि एकदम से चेंज हो जाओगे, लेकिन अगर ये चीज समझने लग गए तो कभी ना कुछ डिसीजंस आप ये सोच करके लेने लगोगे कि मैं वैसे तो इसको इमोशनली ले लेता इस डिसीजन को, लेकिन अब चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि अब आपके अंदर जागरूकता आ रही है। और दूसरी सबसे पावरफुल चीज, आप दूसरे इंसानों को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हो। आपको समझ आने लगता है कि कुछ लोग इतने ज्यादा रिलीजियस क्यों होते हैं, कुछ लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के एक्सट्रीम फैंस कैसे हो जाते हैं, या किसी क्रिकेटर के या किसी क्रिकेट टीम के इतने बड़े फैंस कैसे हो जाते हैं कि वायलेंस तक चले जाते हैं। आप समझ लेते हो कि इनका बिहेवियर उनके कोर इंस्टिंक्ट का रिफ्लेक्शन है, जैसे ग्रुप लॉयल्टी या ट्रेडिशंस को पकड़ के रखना या जज्बातों को ओपनली दिखाना। अब सोचिए इसको एक एग्जांपल से, आप एक फैमिली डिनर पे हो, वहां आपका एक कजन भी मौजूद है और वो हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। आप या वहां मौजूद बहुत सारे लोग उसको फैक्ट्स दिखाते हैं, इकॉनमी गिर रही है, करप्शन स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जगह जगह अननेसेसरी वायलेंस हो रहा है, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का बचाव करता रहता है, इवन टू दी एक्सटेंट जहां वो बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है। पहले आप इरिटेट हो जाते हो, या मैं भी कभी कभी ऐसे इरिटेट हो जाया करता था, ये इतना अंधा कैसे हो सकता है। लेकिन अब इस बुक को समझने के बाद, मुझे रेजिड्यूज को समझने के बाद, ग्रुप लॉयल्टी, ट्रेडिशंस, इमोशंस, यही तो उसके ड्राइवर है, ये मुझे समझ आने लग गया। अब आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है, उसका बिहेवियर फैक्ट्स पे बेस है ही नहीं, इसलिए उसमें समय व्यर्थ करने का कोई फायदा नहीं। बिलोंगिंग और फैमिली ट्रेडिशंस पे बेस्ड है। आप इरिटेट नहीं हो, आप समझने लग जाओ
कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं, अपने इंस्टिंक्ट से चल रहा है। ये अवेयरनेस ही है जो एक तरह का एक्सरे विजन बन जाती है। आप सरफेस पे जो स्लोगन्स, एड्स या स्पीचेस देखते हो, उनके नीचे छुपे जज्बात को समझ जाते हो। और जब ये समझ आपको मिल जाती है तो आप अपनी जीवन की स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लेते हो, वरना आप अपने इमोशंस और दूसरों के मैनिपुलेशंस के पपेट बन जाते हो। और यही बात ये लेखक के आइडियाज को रेलेवेंट बनाती है, चाहे वो 1925 क्यों ना हो या 2025। एआई और एल्गोरिदम्स के ज़माने में पर्सनलाइज एड्स और पॉलिटिकल मैसेजेस जो हमारे रेजिड्यूज को टारगेट करते हैं, अगर आप इस किताब के आइडियाज समझ लो तो तुरंत देख पाओगे कि एक एक मैसेज लॉजिकल प्रूफ से कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आपके एक इमोशनल रेजिड्यू को हिट करने की कोशिश कर रहा है। यह अवेयरनेस एक शील्ड बन जाता है जो आपको मैनिपुलेशन से बचाता है। अब मैं परेतो की एक बड़ी और कंट्रोवर्शियल थ्योरी बताता हूँ, जो हमें हिस्ट्री में सदियों से चली आ रही सिविलाइजेशंस में दिखाई देता है, जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। उन्होंने कहा कि सोसाइटीज हमेशा एलिट्स के कंट्रोल में होती है। परेतो ने इन एलिट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, लायंस और फॉक्सेस, यानी शेर और लोमड़ी। चलिए मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। ये दो कैटेगरीज में, पहले शेर, लायन। लायन वो लीडर होते हैं जो पावर और अथॉरिटी को फोर्स और ट्रेडिशन के जरिए चलाते हैं। ये लोग डिसिप्लिन, लॉयल्टी और रूल्स फॉलो करने में स्ट्रांग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये बहुत रिजिड होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कम करते हैं और न्यू आइडियाज को रेजिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक मिलिट्री डिक्टेटर जो कहता है देश सिर्फ स्ट्रांग डिसिप्लिन से चलेगा, जैसे रिलीजन का एक ऑर्थोडॉक्स लीडर बोलता है हर कॉस्ट पे रिचुअल्स और पुराने ट्रेडिशंस को इन्फोर्स किया जाएगा। उसी तरह जैसे कॉर्पोरेट में कोई एक सीईओ आ जाए जो बोले हम हमेशा इसी तरीके से काम करते आए हैं और इसी तरीके से काम करेंगे। उसी तरह सिमिलरली फॉक्सेस यानी लोमड़ियां, ये वो लीडर्स होते हैं जो चालाक होते हैं और क्लेवरनेस और जज्बात से खेल कर पावर में आते हैं। ये लोग कॉम्प्रोमाइज करने में माहिर होते हैं, प्रोपेगेंडा यूज करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी ये ज्यादा चालाक होने से सिस्टम अनस्टेबल कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन जो हर ग्रुप को अलग अलग वादे करता है सिर्फ वोट्स लेने के लिए, और वो खुद जानता है कि उनमें से कोई वादा पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसने सारे ग्रुप से सिमिलर टाइप के वादे किए। उसी तरह एक रिलीजियस ग्रुप जो जज्बातों से और चमत्कार दिखा दिखा के, जो झूठे होते हैं, जादू टोने वाले चमत्कार दिखा दिखा के, उनकी स्टोरीज बता बता के, पुराने जमाने की स्टोरीज जो असली नहीं है, और उस तरह के झूठ फैला फैला के फॉलोअर्स बनाते हैं, भ्रम फैला के। उसी तरह कोई कॉर्पोरेट का एग्जांपल ले लीजिए, एक मार्केटिंग हेड जो बहुत फ्लैशी एड्स दिखाता है जिसमें झूठ होता है, ऐसे जज्बाती कैंपेन्स बनाता है कि आपको गोरा करने वाली क्रीम दी जा रही है और बेसिकली वो हो सकता है वो क्रीम किसी फायदे की ना हो या नुकसान पहुंचाए। लेकिन ये लीडर्स इस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा में भरोसा रखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स परेटो का एक बहुत बोल्ड आइडिया था। उनका कहना था कि हर सोसाइटी में हमेशा एक छोटा सा एलीट ग्रुप पावर में रहता है। वो कभी लायंस होते हैं जो फोर्स और ट्रेडिशन से रूल करते हैं, और कभी फॉक्सेस होते हैं जो चालाकियों से और प्रोपेगेंडा से पावर में आते हैं। समाज चाहे डेमोक्रेसी हो या मोनार्की हो, आम लोग हमेशा गवर्न होते हैं। असली खेल तो ऊपर के एलीट्स के बीच होता है। ये थ्योरी रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन इसी वजह से परेतो कंट्रोवर्शियल भी हो गए, क्योंकि उनका यह कहना था कि रियल डेमोक्रेसी एक छलावा है। पावर सिर्फ एक एलीट से दूसरे एलीट के हाथ बदलती है, मासेस कभी असली कंट्रोल में नहीं आते। और जब इटली में फैशिज्म का राइज था, मुसोलिनी जैसे लीडर्स ने परेतो को कोट करते हुए उनकी बातों को अपने फेवर में यूज किया। उन्होंने कहा देखो, परेतो भी कहता है कि सोसाइटी हमेशा एलीट चलाती है, तो हमारा रूल भी नेचुरल है। इस वजह से परेतो को एक प्रो फैशिस्ट थिंकर माना गया और इसका टैग लग गया, जिसकी वजह से माइंड ऑफ सोसाइटी की रेपुटेशन, इस किताब की रेपुटेशन भी काफ़ी गिर गई। याद रखिए दोस्तों, ये 100 साल पुरानी किताब है।
क्रिटिक्स ने कहा कि इनको आइडियाज अथॉरिटेरियन रूलर्स के लिए एक एक्सक्यूज बन जाते हैं, लेकिन सोचिए जरा, ये बात आज भी रेलेवेंट है। आज भी पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि चाहे पार्टी का नाम बदल जाए, लेकिन लीडर्स आए जाएं, असली पावर्स हमेशा एक छोटे सर्कल के हाथ में होती है। बिजनेस टाइकून्स, मीडिया हाउसेस या पॉलिटिकल डायनेस्टीज, आम आदमी वोट करता है, लेकिन असली गेम एलिट्स के बीच होता है। और अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब आप वोट देते हैं, क्या आपको लगता है कि पावर सच में बदलती है, या सिर्फ एक एलीट दूसरे एलीट को रिप्लेस कर देता है? यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। परेटो के आइडियाज को एक टाइमलेस मिरर बना देता है। इन शॉर्ट में सिंपल तरीके से बोलूं तो सोसाइटी एक पेंडुलम की तरह है, जहां कभी लायंस जो फोर्स और ट्रेडिशन पर टिके होते हैं वो पावर ले लेते हैं, और कभी फॉक्सेस जो चालाक और जज्बाती तरीकों से सरकार चलाती हैं उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। दोनों के बीच का ये साइकिल ही परेतो का सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स है। परेतो ने लिखा, हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज, मतलब हिस्ट्री भर पुराने रूलिंग ग्रुप्स गिरते गए और नए आते गए। आज भी आप देख रहे हो, ट्रेडिशनली मीडिया को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रिप्लेस कर रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियंस को पॉपुलिस्ट आउटसाइडर्स चैलेंज कर रहे हैं, और बड़ी कॉर्पोरेशंस को डायनामिक स्टार्टअप्स। ये सब परेतो की साइकिल का एग्जाम्पल है। अब चलिए इन आइडियाज को मॉडर्न डे सिनेरियो से रिलेट करते हैं। हर मुल्क में आपको ऐसे पॉलिटिकल सपोर्टर्स मिलेंगे जो अपनी पार्टी या लीडर्स के साथ इतने लॉयल होते हैं कि उन्हें कोई लॉजिकल प्रूफ भी कन्विंस नहीं कर सकता। चाहे करप्शन के रिकॉर्ड्स दिखा दो, चाहे उनके सामने फेलियर्स का डेटा रख दो, उनको दिखा दो कि कैसे इनेप्ट है वो गवर्नमेंट, लेकिन उनका स्टांस चेंज नहीं होता, क्योंकि वो वोट रैशनल पॉलिसीज के लिए नहीं देते, बल्कि लॉयल्टी और आइडेंटिटी के रेजिड्यूज की वजह से देते हैं। पॉलिटिशियंस इसे समझकर अपने सपोर्टर्स को कभी फैक्ट्स नहीं देते, बल्कि जज्बात से एड्रेस करते हैं, और इसीलिए स्लोगन्स, इमोशनल स्पीचेस और सिंबलिज्म्स इतने पावरफुल होते हैं। दूसरा एग्जांपल क्लियरली हमारे घरों के एल्डर्स, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर वो नए तरीकों को फुली एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे उनको दिखाओ कि आज की टेक्नोलॉजी बेटर है, या आज के मॉडर्न प्रॉब्लम्स भी मॉडर्न हैं और सॉल्यूशंस भी डिफरेंट, बट उनकी सोच हमेशा ऐसी रहती है कि हमारे ज़माने में अगर इस चीज़ को बुरा कहा जाता था तो वो आज भी बुरी है, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन है वो उसको पिक करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। ये एक परेटो का जो रेजिड्यू है, परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स, पुराने को छोड़ ना पाना, इसका एग्जाम्पल है। जो चीज़ एक दफ़ा सेटल हो गई वो उसे होल्ड करके रखते हैं। इसी वजह से जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नए लोग नॉवेल्टी और इनोवेशंस के रेजिड्यू से चलते हैं, नई चीज़ों को अपनाने के लिए। पुराने लोग स्टेबिलिटी के रेजिड्यू से चलते हैं। दोनों के लिए उनकी सोच नेचुरल है, लेकिन टकराव का रीज़न भी है। आज के ज़माने में परेटो की सोच हमें एक लेंस देती है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस ने प्रूव कर दिया कि इंसान इरेशनल है। डैनियल kahneman जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इंसान को दो सिस्टम्स में बांटा, एक फास्ट और इमोशनल और एक स्लो और लॉजिकल, और फास्ट सिस्टम हमेशा डोमिनेट करता है। परेटो ने ये बात 1 सेंचुरी पहले ही कह दी थी। काफ़ी समझ लिया हमने परेटो के प्रिंसिपल्स को। अब इस नॉलेज का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट भी देख लेते हैं जो सेल्फ अवेयरनेस से मिलेगा। जब आप अपना डिसीजन लेते हो तो एक बार पॉज करके ज़रा सोचिए, क्या मैं सच में लॉजिक पे चल रहा हूँ, या कोई रेजिड्यू या असली जज्बात, जो हमने नाम दिया था अभी ऊपर, ये असली जज्बात मुझे पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ये 1 सेकंड का पॉज आपको इम्पल्सिव और मैनिपुलेटेड डिसीजन से बचा सकता है। दूसरा बेनिफिट बिजनेस और मार्केटिंग में है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो समझना ज़रूरी है कि लोग प्रोडक्ट के फीचर नहीं खरीदते, वो अपनी फीलिंग्स खरीदते हैं। प्रेस्टीज, बिलोंगिंग, नॉवेल्टी, ये उनको अट्रैक्ट करता है। तीसरा बेनिफिट पॉलिटिक्स और सिविक्स लाइफ में है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अक्सर इनफ नहीं होते, क्योंकि लोग असली जज्बात के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं।
अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना है तो उनके असली जज्बातों को समझना ज़रूरी है। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैनिपुलेशन, यानी आज के पर्सनलाइज एड्स और प्रोपागेंडा आपको कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं। परेटो का एक छोटा सा लेसन याद रखिए, अगर कोई मैसेज आपको लॉजिकल लग रहा है, एक सेकंड को रुकिए और सोचिए ये किस असली जज्बात या रेजिड्यू को टारगेट कर रहा है। बस ये सवाल ही आपको बचाता है। परेटो ने लिखा है अपनी किताब में कि द ग्रेट पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस इज गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड द रोल ऑफ लॉजिक इज टू फर्निश द मास्क दैट कवर्स देम। यानी लॉजिक एक लिबास है, असल चेहरा जज्बात का है। आखिर में एक छोटा रिफ्लेक्शन सोचिए, पिछले एक हफ्ते में आपने जो डिसीजंस लिए, शॉपिंग, करियर, रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स, क्या वो सब सच में रैशनल थे या उनमें कहीं असली जज्बात का इन्फ्लुएंस छुपा हुआ था? अगर आप ये सोच समझ पाओ तो आप अपनी जिंदगी के बेहतर मास्टर बन जाओगे। परेटो ने सबसे बड़ा गिफ्ट अवेयरनेस का दिया है हमें। अवेयरनेस के बिना हम कठपुतली हैं अपने ही जज्बातों की। अवेयरनेस के साथ हम खुद अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ सकते हैं। तो अगली दफा आप अपने आप से कहोगे मैं लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूँ, एक सेकंड के लिए पॉज करिए। बस ये पॉज ही काफी है। अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लेना बंद कर दें और कुछ देर सोच करके देखें कि अगर ये लॉजिकल है, इमोशनल नहीं, तो हमारी जिंदगी में बहुत चीजें बदल जाएंगी। दोस्तों, दुनिया ने इस किताब को इग्नोर किया था, लेकिन आज के ज़माने में भी ये और ज़्यादा पावरफुल लगती है।